एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मशीन कंपोनेंट डिजाइन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे फटीग किसे कहते हैं, फटीग स्ट्रेंथ क्या होती है, फटीग रेशो को कैसे डिफाइन किया जाता है और फटीग कितने टाइप्स की होती हैं। और यदि आप समझना चाहते हैं तो जो मैं समझाऊंगा उसको आप ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर फटीग की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। एग्जैक्ट डेफिनेशन यदि हमें लिखना है तो आप यहां पर देखकर लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा। तो जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वह भी आप लिख सकते हैं, वह भी सही होगा यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को क्वेश्चन रहते हैं कि सर जो आप समझाते हैं क्या वो एग्जाम में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा है साइक्लिक लोडिंग। फटीग की डेफिनेशन को समझने से पहले साइक्लिक लोडिंग को समझना जरूरी है। साइक्लिक लोडिंग क्या होती है? तो जो भी हमारे मशीन के पार्ट्स होते हैं, यदि उन मशीन के पार्ट्स पर एक जैसा लोड बार बार रिपीट हो रहा है, यदि मशीन के किसी पार्ट्स पर एक जैसा लोड बार बार रिपीट हो रहा है तो वह लोडिंग क्या कहलाएगी? साइक्लिक लोडिंग कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी शाफ्ट होती है, शाफ्ट रोटेट करती है और जिस भी स्पीड पे हम उसको रोटेट कराते हैं कंटिन्यू वो उसी स्पीड पर रोटेट करती है, मतलब उस दौरान जो लोड लग रहा होगा वह सेम लगेगा, मतलब बार बार एक जैसा लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक लोडिंग बोलेंगे। जैसे हम जो गैस के या फिर हमारे ऑयल के पाइप होते हैं, गैस या फिर ऑयल के पाइप होते हैं, तो उसमें देखते कंटिन्यू ऑयल कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, एक जैसी हम लोग स्पीड से फ्लो कराते हैं। तो मतलब जो ऑयल का उस पाइप पर जो लोडिंग होगी वह कैसी कहलाएगी? साइक्लिक लोडिंग कहलाएगी। जैसे एयरक्राफ्ट के विंग होते हैं, जो पंख लगे रहते हैं ना, उस पर भी जो लोडिंग होती है वह भी साइक्लिक लोडिंग कहलाती है। नॉर्मल एग्जांपल हम देखें तो जो हमारा गेट होता है, वो गेट में जो स्प्रिंग लगी रहती है, जब हम उस गेट को पुल या पुश करते हैं कंटिन्यू एक जैसी लोडिंग होती है उस पर, तो वह भी क्या कहलाएगी? साइक्लिक लोडिंग कहलाएगी। मतलब एक जैसा लोड किसी मशीन के पार्ट्स पर बार बार लग रहा है तो वह क्या कहलाती है? साइक्लिक लोडिंग कहलाती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जब भी मशीन के पार्ट्स से डिजाइन करते हैं, मशीन के किसी भी पार्ट्स को डिजाइन करते हैं जिस पर साइक्लिक लोडिंग हो रही हो, तो हम उस मशीन के पार्ट्स को एक सेफ स्ट्रेस के लिए डिजाइन करते हैं। सेफ स्ट्रेस का मतलब है यदि हम उस मशीन के पार्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं मैक्सिमम इतने स्ट्रेस तक यह मशीन का पार्ट्स फेल नहीं होगा। फेल का मतलब ना उसके अंदर कोई क्रैक आएगा, ना उसके अंदर कोई टूट फुट होगी। क्या समझ में आया? हम उस मशीन के पार्ट्स को एक सेफ स्ट्रेस तक डिजाइन करते हैं कि मैक्सिमम इतने स्ट्रेस तक यह मशीन का पार्ट्स फेल नहीं होगा। एक कब देखा गया कि ऐसे पार्ट्स जो हैं, जैसे हम जो ओवरब्रिज बनाते हैं, बहुत सारे देखे होंगे ओवरब्रिज बन रहे हैं आजकल, जो ट्रेन निकलती हैं उनके भी ब्रिज बनते हैं, ये भी साइक्लिक लोडिंग के अंदर आती हैं, लेकिन उनकी जांच की गई। अब जांच जब की गई उनकी, तो उनमें कुछ ऐसा पाया गया कि जो हमने मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए इन सबको डिजाइन किया था, चाहे वो मशीन का पार्ट्स हो या किसी हम ओवरब्रिज की बात करें, इन सबको हमने जो सेफ स्ट्रेस के लिए डिजाइन किया था उससे पहले ही उसमें हमने क्रैक वगैरह देखी। क्या देखी? क्रैक देखे, टूट फूट देखी। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जिस सेफ स्ट्रेस के लिए इन पार्ट्सों को हमने डिजाइन किया था, लेकिन उस सेफ स्ट्रेस पे पहुंचने से पहले ही रिपीटेड लोडिंग के कारण ये मशीन के पार्ट्स फेल हो गए, उनमें कुछ क्रैक आ गए, उनमें कुछ टूट फूट हो गई। वो इस टाइप के जो फेलियर होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फटीग बोलते हैं, फटीग फेलियर बोलते हैं। क्या? फटीग या फिर फटीग फेलियर बोलते हैं। याद रखें, सेफ स्ट्रेस से पहुंचने से पहले ही यदि कोई मशीन का पार्ट्स साइक्लिक लोडिंग के दौरान फेल होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फटीग फेलियर या फिर फटीग बोलेंगे। यदि हम इसको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। हम यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि कई बार फटीग की जो आप डेफिनेशन समझाएंगे वही डायग्राम भी बना देंगे तो और अच्छा
लगेगा। या फिर आप इससे आप भी समझ सकते हैं ये क्या स्ट्रेस है, या फिर हम इसको सिग्मा से डिनोटेट करते हैं, या फिर इधर क्या होता है स्ट्रेन होता है, इसको हम स्मॉल ई से डिनोटेट करते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरह का हम लोग बनाते हैं, मैक्सिमम हम लोगों ने ऐसा देखा हुआ है ना। हमें इधर से कोई मतलब नहीं, हमें क्या देखना है, इस पॉइंट को देखना, बस इस पॉइंट पर गौर करना। यहां पर क्या होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है ये वाई पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्स किसी पार्ट्स को हम डिजाइन कर रहे हैं तो यहां पर जो स्ट्रेस होता है वह मैक्सिमम स्ट्रेस होता है कि यहां तक क्या होगा मटेरियल फेल नहीं होगा, क्या होगा यहां तक कोई मटेरियल फेल नहीं होगा, लेकिन इसके बाद हम लोडिंग करते हैं तो मटेरियल क्या हो जाएगा फेलियर आ जाएगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा फेलियर आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या मानते हैं कि हमने किसी मशीन को डिजाइन किया है तो इस पॉइंट तक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक का क्या होगा वह सेफ स्ट्रेस की वैल्यू होगी। लेकिन कई बार होता क्या, इस पॉइंट पे पहुंचने से पहले जब हम उस पर साइक्लिक लोडिंग लग रही है तो इस पॉइंट पे पहुंचने से पहले मैंने मान लिया इधर कहीं भी मान सकते हैं, कहीं भी मान लिया, यहां पर भी हो सकता है, वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी लोड साइक्लिक लोडिंग के दौरान मान लिया कि इस यहाँ इतना लोड लग पाया, जितनी लोड की यहाँ पर इतना स्ट्रेस जनरेट हुआ, जो भी स्ट्रेस होगा यहाँ पर, जो भी स्ट्रेस की यहाँ पर वैल्यू होगी या जो भी स्ट्रेस की यहाँ पर वैल्यू होगी, इतना स्ट्रेस जनरेट होते ही वह क्या हो गया फेल हो गया। मतलब जिस स्ट्रेस के लिए मैंने या जिस सेफ स्ट्रेस के लिए मैंने डिजाइन किया था वहां से पहुंचने से पहले हुआ क्या हो गया फेलियर हो गया, फेल हो गया। तो वह क्या कहलाएगी फटीग या फटीग फेलियर कहलाएगा, या फटीग या फटीग फेलियर कहलाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस डायग्राम से जो मैंने समझाने की कोशिश की। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेस की जो यहाँ पर वैल्यू होगी जिस पॉइंट पर हमने मटेरियल को जिस पॉइंट पर हमने किसी मशीन के पार्ट्स को बनाया है, ये सोचकर कि यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होंगे इस पर या यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी इस पर हमारा मटेरियल फेल नहीं होगा, इसके बाद लोडिंग होती तब फेल होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर होगी जिसके लिए मैंने मशीन के पार्ट्स को डिजाइन किया, वहां से पहुंचने से पहले ही क्या हो गया मटेरियल पार्ट्स हमारा फेल हो गया। तो वह क्या कौन सा फेलियर कहलाएगा फटीग या फिर फटीग फेलियर कहलाएगा। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते समझते फटीग स्ट्रेंथ को। अब हम समझ रहे हैं फटीग स्ट्रेंथ। अब क्वेश्चन आता है यहां पर कि फटीग की स्ट्रेंथ किसे बोलेंगे, क्योंकि जब मटेरियल फेल हो रहा है मतलब सेफ डिजाइन से सेफ स्ट्रेस से पहले तो उसे हमने फटीग बोल दिया, फटीग फेलियर बोल दिया। तो फटीग स्ट्रेंथ क्या होगी, पहले तो हम एक डायग्राम समझ लेते हैं जिससे आपको और अच्छी समझ में आ जाए। वही डायग्राम लेंगे जो अभी मैंने ऊपर लिया था, ये हो गया हमारा स्ट्रेस, ये हो गई हमारी स्ट्रेन या सिग्मा लिख लें। हमने कैसा डायग्राम बनाया था, कुछ ऐसा बनाया था, अभी भी उसी डायग्राम को मैं रिपीट कर रहा हूं। यहां पर मैंने क्या बताया था अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गई, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कुछ मतलब नहीं। हमने क्या देखा यहां पर, ये क्या स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेंथ की, हमने क्या देखा ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ से पहुंचने से पहले हमारा मटेरियल हमने मान लिया कि यहां पर फेल हो गया, क्या हो गया यहां पर फेल हो गया। मतलब यहां पर जो स्ट्रेस जनरेट हुए, यहां पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, किसकी स्ट्रेस की वैल्यू होगी जिस पर वह क्या हो गया फेल हो गया, मटेरियल फेल हो गया। तो यहां इससे पहले जिस स्ट्रेस पर वह फेल हुआ उससे पहले जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, मान लो यहां पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, यहां पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी इस पॉइंट पर, क्योंकि इस पॉइंट पर फेल हुआ है, इस स्ट्रेस पर यह फेल हुआ है, तो यहां पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी फेल होने से पहले वही क्या कहलाएगी फटीग स्ट्रेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी फटीग स्ट्रेंथ कहलाएगी या फटीग की स्ट्रेंथ कहलाएगी। समझ में क्या आया, जो भी हमारा मटेरियल जिस स्ट्रेस पर फेल हो रहा है या जिस लोड पर फेल हो रहा है उससे पहले, उस पॉइंट से पहले जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होगी, जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी फटीग की स्ट्रेंथ कहलाएगी या फटीग स्ट्रेंथ कहलाएगी। यहां पर बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। अब ये जो आप समझ गए यहां पर आपको दिख रहा है, नहीं समझ में आया फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी मशीन के पार्ट्स को हमने डिजाइन किया, उस पर साइक्लिक लोडिंग कंटिन्यू हो रही है, साइक्लिक लोडिंग मतलब रिपीटेड लोडिंग हो रही है। अब मटेरियल हमने मान लिया कि फेल हो गया,
भाई फेल हो गया। कि जैसे यहां पर देखा मैंने कि कोई स्ट्रेस की वैल्यू है, मान लिया मैंने 90 मेगा पास्कल पर वह फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। तो 90 मेगा पास्कल से पहले जो भी स्ट्रेस की वैल्यू होगी, इससे पहले मान लिया मैंने 89 मान लिया या 89.99 मान लिया मेगा पास्कल मान लिया, तो ये जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी यही क्या होगी? उसकी फटीग की स्ट्रेंथ होगी। क्योंकि इस पर तो हमारा मटेरियल या मशीन का पार्ट तो फेल ही हो गया, लेकिन इस पर फेल हुआ, इस पर नहीं हुआ। तो ये जो जस्ट फेल होने से पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फटीग स्ट्रेंथ बोलते हैं। यहां पर मैंने क्लियर लिख भी दिया। अब फटीग स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग? तो जब हमें क्या करते हैं, कोई भी मशीन का पार्ट्स होता है इस तरह का, सॉरी हाँ मशीन का पार्ट्स होता है, मटेरियल का कोई भी स्पेसिमेन होता है, मान लो मैंने इस पार्ट्स की हमें क्या करना, टेस्टिंग करना है, तो जो भी हमारी टेस्टिंग मशीन है उस पर लगाएंगे। वहां पर जब हम टेस्टिंग करते तो हमारी रिपीटेड स्ट्रेस पे जो साइकिल बनती है, रिवर्स स्ट्रेस, तो हम एक साइकिल इस तरह की बनते देखते हैं। कुछ साइकिल ऐसा ना, ऐसी आपने देखी होगी, इस तरह की साइकिल आपने देखी होगी, इस तरह की। तो यहां पर देखते हैं मैं एक से साइकिल चलती, कैसे चलती? एक जैसी चलती। जब तक हमारा मटेरियल सेफ जोन में है, हमारी ऐसी एक जैसी साइकिल चलती है। और ऊपर हम लोग क्या देखते हैं? यहां पर हम क्या लिखते हैं? टेंशन लिखते हैं, तो यहां पर कंप्रेशन लिखते हैं। ये क्या है? पहले यहां पर सिग्मा मैक्स लिख देते हैं हम, यहां पर क्या लिखते हैं? सिग्मा मिनिमम लिखते हैं। ये पॉजिटिव लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल होती है। ऐसी कंप्लीट साइकिलें कंटिन्यू बनती रहती है। कैसी? एक कंटिन्यू बनती रहती है, और जब तक बनती रहती है जब तक कि मटेरियल फेल नहीं हो जाता। तो ऐसी मैक्सिमम साइकिलें लगातार बनती जा रही हैं। हम तब तक क्या समझ रहे हैं? हमारा मटेरियल सेफ जोन में है, जो भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन इस साइकिलों में परिवर्तन हो रहा है, साइकिल छोटी बड़ी हो रही है या बनना बंद कर देती है, तो समझ जाते हैं, उस स्थान के बाद हम समझ जाएंगे हमारा मटेरियल फेल हो गया। तो जहां तक ये सेफ नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, कितनी सेफ नंबर ऑफ साइकिलें, इसी के आधार पर इसको डिफाइन किया गया कि ये सेफ नंबर ऑफ साइकिलें, वहां तक जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होगी उसी के आधार उसी के आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है फेल होने से पहले, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है, वही क्या? फटीग स्ट्रेंथ है। यहां पर बहुत सारे ऐसे वर्ड मैंने लिख दिए, जैसे क्या रिवर्स स्ट्रेस लिखा है, तो ये साइकिल लिख रही है, साइकिल बनी है रिवर्स, इसको हम रिवर्स स्ट्रेस बोलते हैं। रिवर्स स्ट्रेस को शो कराना। और नीचे क्लियर एक वर्ड भी लिखा, देखो यहाँ लिखा, जो हमारी फटीग स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू हमेशा जो हमारी स्ट्रेस जो यहाँ पर साइकिल दिख रही है की संख्या के साथ होता है। तो ये जो हम दिख रहा है, जो हम टेस्टिंग करते हैं, वहां पर टेस्टिंग के पर्पज से ही ये स्ट्रेस वगैरह हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, क्योंकि टेस्टिंग के लिए ही पढ़ते हैं। किसी पार्ट्स को बनाने से पहले टेस्ट किए जाते हैं, इसलिए इन साइकिलों को के बारे में स्टडी करना भी जरूरी होती है कि हमें इन साइकिल से क्या पता चल रहा है कि मटेरियल कब फेल हो रहा है, कब नहीं हो रहा। तो इसलिए साइकिलों का जिक्र किया गया यहाँ पर डेफिनेशन में। समझ गया होंगे क्यों जिक्र किया गया? क्योंकि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो वहां पर कुछ इसी तरह की रिपीटेड साइकिलें बनती हैं। जब ये कंप्लीट साइकिलें बनती जा रही हैं, और यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है इक्वल बनती जा रही है नीचे ऊपर, ये देख रहे हैं इक्वल ऊपर जा रही है, इक्वल नीचे जा रही है, कंप्लीट साइकिल बन रही है, तो हम उसको सेफ स्ट्रेस बोलते जा रहे हैं। ऐसी मैक्सिमम साइकिलों के आधार पर हम देखते हैं, जो काउंट करते हैं, जो भी हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस होता है कि कितनी नंबर ऑफ साइकिल बन रही है। और फिर जहां पर हम देखते हैं साइकिल छोटी बड़ी हो रही है या बनना बंद हो गई, तो हम समझते हैं कि मटेरियल फेल हो गया। तो इस तरह इसको डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर जो भी मैंने समझाने की कोशिश की, ये सब कुछ मैं पीडीएफ में वैसे लिख देता हूँ, ये भी क्लास एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ मौजूद है, तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो भी मैं डायग्राम वगैरह बनाता रहता हूँ या जो समझाता रहता हूँ, सब कुछ लिखा रहता है। अब हम लोग समझेंगे कि फटीग रेशो को कैसे डिफाइन किया जाता है। क्या फटीग रेशो को? तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग मटेरियल होते हैं, और अलग अलग मटेरियल की हम लोग टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग के दौरान हम फटीग रेजिस्टेंस निकालते हैं कि हर मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए जो फटीग रेजिस्टेंस है वह इसकी वैल्यू क्या है, या क्या क्या फटीग रेजिस्टेंस रहेगी अलग अलग मटेरियल के लिए। तो हम उसको कंपैरिजन करते हैं। क्या है? हमने क्या किया, हमने मान लो 4-5 मटेरियल लिए, उन सब की हमने क्या किया, जो भी टेस्टिंग की, और उस समय हम ये देखना चाहते हैं कि फटीग रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस मतलब जो भी मटेरियल फेल होने से पहले उसके अंदर रेस्ट करने की पावर चेक करते हैं। तो हम उनको कंपेयर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कंपेयर करना चाहते हो। कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ में हम लोग शो कराते हैं
तो हम लोग क्या ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में हम लोग क्या शो कराते हैं कि जो यहां पर लिखा रिवर्स्ड फटीग लिमिट और क्या करते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन दोनों की वैल्यू को कंपैरिजन करते हुए उस ग्राफ में प्लॉट कराते हैं। और उस प्लॉट में इसकी वैल्यू हम जो भी ग्राफ होता है उसमें इनका रेशो निकाल के हम उसमें क्या वैल्यू रखते हैं, फिर उनका कंपैरिजन करते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए क्या फटीग रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पर जो फटीग रेजिस्टेंस है, फटीग रेशो है, इसको नॉर्मली जो डिफाइन करने का तरीका होता है यहाँ पर क्लियर वैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। ये जो यहाँ पर लिखा है सिग्मा ई अपॉन क्या हो जाएगा सिग्मा यू, मतलब जो हमारा रिवर्स फटीग लिमिट है और जो हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इन दोनों के रेशो के रूप में डिफाइन किया गया फटीग रेशो को। जो इसका पर्पज है मैं समझा चुका हूं कि अलग अलग मटेरियल के लिए जब फटीग रेजिस्टेंस निकालनी होती है, तो फटीग रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जो अलग अलग मटेरियल के लिए फटीग रेजिस्टेंस उसको कंपैरिजन करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ को जो बनाते हैं वह इन दोनों के जो इनकी वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों के रेशो के आधार पर जो वैल्यू निकलती है उनका रेशो हम उस ग्राफ में क्या करते हैं शो कराते हैं। फिर उनसे हम वहां पर एक ही ग्राफ में सभी की वैल्यू देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं किस मटेरियल के लिए फटीग रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है और कम है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे बात फटीग स्ट्रेस के टाइप्स की बात। अब जो लोडिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, जब लोडिंग अलग अलग टाइप की होती है तो स्ट्रेस भी अलग अलग टाइप के जनरेट हो सकते हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर जो हम इसको डिफाइन करते हैं वह क्या एक ग्राफ के थ्रू डिफाइन किया जाता है कि इसमें जो लोडिंग हो रही है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस, वेरिएबल स्ट्रेस और जो मीन स्ट्रेस होते हैं उनके आधार पर इनको समझाया जाता है। तो मैं समझाता हूं यहां पर इन सबको वन बाय वन। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग लोडिंग की। फ्लक्चुएटिंग लोडिंग फर्स्ट वाली की बात कर रहा हूं। फर्स्ट का ग्राफ यहां पर ए वाला बना हुआ है। अब इसमें हमें क्या देखना, क्या बनाना। इस ग्राफ में हम सभी को हम जैसे जानते स्टार्टिंग में बताया था कि जो इसमें रिवर्स जो साइकिल होती है उसके आधार पर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं जो भी टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग के दौरान जो ये साइकिल बन रही है इसमें किस टाइप की साइकिल बनती है। पहले तो क्या होता है, पहली बात नोट करें, इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू और जो मिनिमम स्ट्रेस की वैल्यू इनमें अंतर होता है। मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू और मिनिमम स्ट्रेस की वैल्यू एक जैसी नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि इसमें मीन स्ट्रेस की वैल्यू निकाली जाती है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस की वैल्यू जब अलग अलग आती है तो इसमें क्या निकालते हैं हम, मीन स्ट्रेस भी प्लॉटेड करते हैं। क्या मीन स्ट्रेस भी लगाते हैं और इसके अंदर हम वेरिएबल स्ट्रेस भी शो कराते हैं। क्या कराते हैं, वेरिएबल स्ट्रेस भी शो कराते हैं। इतने टाइप के स्ट्रेसेस हम इसमें निकालते हैं किसमें, जब ये फ्लक्चुएट लोडिंग होती है। उम्मीद है पहला आप समझ गए। सेकेंड है यहां पर रिवर्स लोडिंग। क्या है, रिवर्स लोडिंग। तो अब रिवर्स लोडिंग को समझते हैं हम लोग। तो सेकेंड वाला डायग्राम ये बना हुआ है ना आपको डायग्राम, ये रिवर्स लोडिंग। रिवर्स लोडिंग में होता क्या है, रिवर्स लोडिंग के अंदर जो मीन स्ट्रेस होता है ये कैसा होता है, जीरो होता है। मीन स्ट्रेस जीरो होता है। क्यों होता है जीरो, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू और मिनिमम स्ट्रेस की वैल्यू जो साइकिल होती है मैक्सिमम कंप्लीटली बराबर चलती है। मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस की जो रहता है वह मैक्सिमम बराबर और एक जैसा होता है। तो पहली बात हमें याद रखना है, इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस मिनिमम स्ट्रेस इसकी जो टेंशन और कंप्रेशन के लिए वैल्यू कैसी होती है, बराबर होती है। जैसे कि जो साइकिल देख रहे हैं इसलिए इसमें जो मीन स्ट्रेस है उसकी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वह कैसा रहता है वैसे भी जीरो निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस इक्वल हो जाएगा। लेकिन जो वेरिएबल स्ट्रेस होता है वह भी इक्वल होता है मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस की तरह, वेरिएबल स्ट्रेस भी इक्वल होता है। अब बात करते हैं रिपीटेड लोडिंग की। किसकी, रिपीटेड लोडिंग की। तो ये ग्राफ बना रिपीटेड लोडिंग का। रिपीटेड लोडिंग में क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है वह मिनिमम स्ट्रेस मतलब जीरो से मैक्सिमम तक जाता है। कहां से, जीरो से मैक्सिमम तक जाता है। जैसा यहां पर मिनिमम स्ट्रेस कैसा दिखाया, जीरो दिखाया, तो जीरो से कहां जा रहा है, मैक्सिमम तक जाता है। उसी के साथ वेरिएबल स्ट्रेस चलता है, यहां पर दिख रहा है। तो यहां पर जो मीन स्ट्रेस आपको निकाल के दिखाया गया ये मीन स्ट्रेस है, और ये कहां यहां तक क्या है, ये ऊपर क्या रहेगा, सिग्मा मैक्सिमम स्ट्रेस। तो मिनिमम स्ट्रेस से कहां तक जाता है, मैक्सिमम स्ट्रेस तक बढ़ता है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, डायग्राम बने हैं, उसको एक बार जरूर पढ़ें जो वीडियो के साथ अटैच है, खासकर एबी क्लास एप्लीकेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।